के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। तो आपसे पूछ दे या एग्जाम में इस तरह के सवाल आए कि भारत क्या है, में कौन से तत्व शामिल नहीं है, तो आपको इसके अलावा जो होगा वो तत्व शामिल नहीं होगा। सवाल आपको मन उठ रहा होगा कि ये उपरोक्त परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के तहत ये परिवर्तन कैसे होगा, ये ध्यान से समझना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपी सर, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी सवाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कल का वीडियो आप लोग को दिया था भारत के संविधान की विशेषता और उस पर विदेशी प्रभाव, उसमें 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अध्याय, वो होगा भारत का राज्य क्षेत्र। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर भी देख रहे होंगे और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपकी परीक्षा उपयोगी होगा, जिसे ढेर सारा प्यार दे और आशीर्वाद दे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। भारत का संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे और अध्याय 4 पढ़ेंगे। इसमें है भारत का राज्य क्षेत्र। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यह याद रखना है कि भारत का राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है। तो याद रखिए दोस्तों, ये संविधान के भाग 1 में है। संविधान के भाग 1 में है और इसमें अनुच्छेदों की संख्या जो है दोस्तों कहां से कहां तक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक है। अब सवाल उठता है कि भाग 1 में क्या कहा गया है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। हिंदी में से कहते हैं भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछे कि भारत जो कि इंडिया है या भारत या इंडिया शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में। इसी तरह के क्वेश्चन और बहुत ही रोचक प्रश्न बनते हैं क्योंकि भारत का 2 बार प्रयोग कहां पर हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों प्रस्तावना में हुआ है। अब हम लोग सवाल उठता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो लिखा हुआ है, बारी बारी से हम लोग सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, 1 से लेकर 4 तक देखेंगे दोस्तों। और ये अध्याय थोड़ा लंबा है, इसमें बहुत सारे सेक्शन को देखना है, तो हो सकता है इसके 2, 3, 4 वीडियो बने। देखेंगे हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 1 को आज हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात हिंदी में कहता है कि भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है वह क्या है? वह राज्यों का संघ है दोस्तों। वह क्या है दोस्तों? वह राज्यों का संघ है। अब सवाल उठता है कि राज्यों का संघ से क्या मतलब होता है, इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब इन बिंदुओं को सबसे पहले याद रखना है, राज्यों का संघ को हम लोग किस में, यूनियन ऑफ द स्टेट के टर्म में जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? यूनियन ऑफ द स्टेट कहते हैं। लेकिन राज्यों का संघ का अर्थ क्या होता है? एक व्यापक शब्द है दोस्तों, और इसी संदर्भ में हम लोग तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। अब हमारे संविधान में मैं पहले ही आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। फिर भी हमारा संविधान फेडरेशन है, हमारे संविधान में संघीय तत्व हैं, हमारे संविधान में संघीय नियम हैं। तो फिर ये कैसा संभव हो पाता है? इसीलिए अनुच्छेद 1 को बड़े व्यापक तरह से समझना आवश्यक है। आप लोग अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफी मजा आने वाला है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो समझना यह है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 के बारे में, हमारे संविधान में दोस्तों जो आर्टिकल 1 है, हमारे संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 1 में जो संघ है, जो संघ की बात की गई है, यहां पर यूनियन है। यहां क्या है? यूनियन। लेकिन याद रहे दोस्तों, यूनियन और फेडरेशन संघ के 2 शब्दावली, फेडरेशन संघ के 2 शब्दावली, दोनों के अलग अलग टर्म है, अलग अलग अर्थ है। हमारा संविधान हमेशा यूनियन है, लेकिन फेडरेशन के तत्व भी हमारे संविधान में शामिल है। अभी हम इन बातों को ही पहले करेंगे कि यूनियन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यूनियन क्या है? भारत जो राज्यों का संघ है, यहां पर यूनियन का अर्थ क्या होता है, या इस दोनों एक ही है, मैं यहां बताता हूं। भारत जो राज्यों का संघ है, क्या है? अर्थात इसका मतलब होता है कि भारत की जितनी भी इकाई है, भारत की जितनी भी इकाई है वह भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत की जितनी भी इकाई है वह भारत से अलग नहीं हो सकता है, वह भारत से अलग
नहीं हो सकता है। ये टर्म को याद रखना है। यहां यूनियन का मतलब क्या हो रहा है? यहां यूनियन का मतलब हो रहा है कि भारत की जितनी भी इकाई हैं वह समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। जहां पे समझौता होगा वो फेडरेशन होगा, ये टर्म को समझना है। अगर यूएस कंट्री में, यूएस में क्या है? फेडरेशन है, वहां का संविधान क्या है? फेडरेशन है, तो वहां समझौता का परिणाम है। समझौता का परिणाम मतलब जो भी इकाई हमसे जुड़ी है वो समझौतों के तहत जुड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। फेडरेशन के टर्म में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? समझौता। यह समझौता का परिणाम है। लेकिन दोस्तों हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान दोस्तों यूनियन है, और हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का या संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात हमारे देश की जो भी इकाई है वह हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकती है। लेकिन जो फेडरेशन जहां पे संविधान में लिखा होगा वह समझौता का परिणाम है, अर्थात वहां की जो भी इकाई होगी वह बतौर समझौता के साथ जुड़ी है। ये तो ध्यान रखना है। ये हो गई एक बात अनुच्छेद के अंतर में। जो पहला लाइन लिखा हुआ है भारत क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ है। अब सवाल उठता है, एक बहुत ही रोचक सवाल पूछता है, या आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए भारत क्या है, तब आप क्या करेंगे? भारत क्या है तब आप क्या करेंगे? चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सवाल आपसे अगर कोई पूछ ले कि भारत क्या है, भारत क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप उसे कैसे समझाएंगे और कैसे अपनी बातों से उसे संतुष्ट करेंगे? चलिए इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर इसे समझाना हो तो आप उसे बोलिए अनुच्छेद 1 के बारे में बताइए। अगर भारत क्या है उसे समझाना है तो याद रखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 1 के बारे में उसे बताएंगे। आर्टिकल 1 के बारे में उसे क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा आर्टिकल 1 किसका वर्णन करता है? आर्टिकल 1 वर्णन करता है दोस्तों 28+8 का। 28+8 का। 28+8 क्या है दोस्तों? 28 राज्य हो गए और 8 संघ शासित प्रदेश हो गए। अब अनुच्छेद 1 में एक्चुअल में है क्या, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद 1 में या 28+8 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 1 में क्या है या भारत क्या है, तो याद रखिएगा भारत में क्या क्या शामिल है, कौन कौन से तत्व शामिल है? तो भारत में राज्य। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा इसमें क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें संघ शासित प्रदेश आते हैं। दूसरा कौन सा आते हैं दोस्तों? संघ शासित प्रदेश आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंड तीसरा दोस्तों याद रखिएगा इसमें अर्जित प्रदेश आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा क्या होता है? अर्जित प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे या एग्जाम में इस तरह के सवाल आए कि भारत क्या है में कौन से तत्व शामिल नहीं है, तो आपको इसके अलावा जो होगा वो तत्व शामिल नहीं होगा। अर्थात भारत क्या है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत में राज्य होगा, संघ शासित प्रदेश होंगे, अर्जित प्रदेश होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा अनुच्छेद 1 का व्याख्या। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे और अनुच्छेद 2 को देखेंगे और समझेंगे और उसके महत्वपूर्ण तत्वों को समझेंगे और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 को समझना है दोस्तों बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसे समझने के लिए दोस्तों हम लोग विभिन्न तत्वों पर काम करते हैं। देखिए एक डायग्राम है दोस्तों, उसी डायग्राम पर हम लोग चलेंगे। ये है हमारा भारत देश, ये है दोस्तों हमारा भारत देश सपोज कर लीजिए, और यहां है 28+8, इसके बीच में है 28+8। आर्टिकल 2 क्या कहता है? किताबी भाषा को छोड़ते हैं, संविधान के बियर एक्ट को छोड़ते हैं, सरल भाषा में आपको बताता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब देखिएगा हमारे भारत देश में हमारे पाकिस्तान यहां पर है, यहां पर कौन सा हिस्सा है? पाकिस्तान है। यहां क्या हिस्सा है? श्रीलंका है। इधर श्रीलंका है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है। तो अब हम लोग को किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करना हो तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करते हैं, किसी भी बाहरी प्रदेश को, पाकिस्तान के लेते हैं, पाकिस्तान से लेते हैं, श्रीलंका से लेते हैं, पाकिस्तान से लेते हैं, श्रीलंका का कोई हिस्सा लेते हैं, भूटान से लेते हैं या अन्य प्रदेशों से कहीं से लेते हैं, तो अनुच्छेद 2 के तहत लेंगे। श्रीलंका हो, नेपाल का कोई प्रांत ले लेते हैं, भूटान का कोई प्रांत ले लेते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। और इसमें 28+8 अर्थात भारत में किसी बाहरी क्षेत्र को लाना है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अर्थात इसे क्या कहेंगे? बाहरी प्रदेश को
अगर भारत में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा। अब सवाल उठता है इस 2 का प्रयोग करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 2 के तहत 28+8 में भारत से बाहर के बाहरी प्रदेशों को अगर शामिल करते हैं तो कौन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तो याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संसद निभाएगी। याद रखिएगा कौन निभाएगी दोस्तों? तो संसद सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी, ये ध्यान रखिएगा। संसद क्या करेगा? संसद को बाहरी प्रदेश शामिल करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। याद रखिएगा संसद किसी भी बाहरी प्रदेश को अगर अपने में शामिल करती है तो संसद को क्या चीज का अधिकार है दोस्तों? कानून बनाने का अधिकार है। यही है दोस्तों आर्टिकल 2। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 3 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के तमाम तत्वों को समझेंगे और देखेंगे। चलिए दोस्तों हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है दोस्तों? इसे भी समझना बहुत मजेदार है और बहुत आसान है। इसके लिए क्या कीजिए, एक आसान सा एक डायग्राम बनाइए, वृत्त सर्कल बनाइए और यहां लिख दीजिए आप 28+8। यहां आप लिख दीजिए 28+8। अब आप ये है हमारा आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 से हमारे अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। अब देखिए हमारे भारत देश के अंदर 3 तत्व याद रखिएगा। हमारे भारत देश के अंदर में 3 तत्व को दोस्तों याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? यहां मैं लिख देता हूं राज्य क्षेत्र। हमारे भारत देश के अंदर राज्य क्षेत्र 3 तत्व याद रखिएगा। ये 3 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 तत्व क्या क्या है? नए राज्य को शामिल करना, नए राज्य को बनाना, ऐसे देखिएगा, सीमा का निर्धारण करना, नए राज्य को बनाना, सीमा निर्धारण करना और क्षेत्र, नए राज्य बनाना, सीमा निर्धारण करना, क्षेत्र तो एक ही हो गया, नाम परिवर्तन क्षेत्र या सीमा एक ही हो गया, नाम परिवर्तन। अब अगर भारत देश के अंदर अर्थात 28+8 में अर्थात भारत देश के अंदर यहां पर कोई परिवर्तन करना है तो हम लोग अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। भारत देश के बाहर से किसी प्रदेश को लेंगे तो हम लोग को अनुच्छेद 2 का सहारा लेना है और इस मामले में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास है। आर्टिकल 3 में क्या कहता है कि अगर हमें भारत देश के अंदर में अपने राज्य क्षेत्र के अंदर में, राज्य क्षेत्र इसलिए मैं लिखा हूं, राज्य क्षेत्र के अंदर में नए राज्य बनाना है, सीमा बनाना है और नाम परिवर्तन करना है तो इसके लिए हम लोग अनुच्छेद 3 का सहारा लेंगे। अब सवाल उठता है, आप लोग सोचते होंगे ये परिवर्तन हुआ कैसे? सपोज कीजिए एग्जाम में पूछ दिया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत क्या चीज क्या सकता है? तो नए राज्य का निर्माण करना, सीमा का निर्धारण करना और नाम परिवर्तन करना। अब सवाल उठता है ये उपरोक्त परिवर्तन होगा कैसे? सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये उपरोक्त परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के तहत ये परिवर्तन कैसे होगा? ये ध्यान समझिएगा। इसके रूल्स क्या है, इसके नियम क्या है, बहुत स्टेप में चलेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? बिल लाया जाएगा। कॉमन सी बात है, कौन बिल लाएगा? तो सदन में बिल आना है। याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप क्या है? बिल आएगा। दोस्तों यहां थोड़ा ट्विस्ट है, आपको समझना होगा। दूसरा स्टेप क्या है कि बिल लाने से पहले संबंधित राज्य से राष्ट्रपति राय जरूर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिल तो मैं लिख दिया हूं, लेकिन याद रखिएगा ये 3 परिवर्तन, नए राज्य बनाना हो, सीमा का निर्धारण करना हो और नाम परिवर्तन करना हो, इसका रूल क्या है, ये होगा कैसे? तो याद रखिएगा दोस्तों बिल लाना पड़ता है, विधेयक लाना पड़ता है। लेकिन विधेयक लाने से पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से, जिस राज्य में इसे होना है, या तो नया राज्य बनना है या सीमा परिवर्तन होना है या नाम परिवर्तन होना है, राष्ट्रपति नए राज्य से क्या करेगा दोस्तों? उससे राय लेगा। अब सवाल उठता है क्या राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य के राय को मानने के लिए बाध्य है? याद रखिएगा संबंधित राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये समय सीमा कौन तय करेगा? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति समय तय करते हैं। या कितना दिन का हो सकता है समय? याद रखिएगा या तो 7 दिन होगा, या तो 7 दिन हो सकता है, या 15 दिन हो सकता है, या 30 दिन हो सकता है, या 6 माह हो सकता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से यह राय लेगा और उसके राय को अगर वो बोले विधानमंडल कि नहीं मुझे नहीं नाम परिवर्तन करना है, नहीं राज्य अलग राज्य नहीं तोड़ के बनाना है, सीमा का निर्धारण नहीं करना है, तो इस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है और इस अवधि का निर्धारण उन्हें अवधि देगा कि आपको इतने दिन की अवधि मिल रही है, आप इस अवधि के अंदर में आपको अपना डिसीजन देना है। अगर नहीं भी देंगे
तब भी परिवर्तन होगा, तीनों में से कोई जो वहां पर हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए उसके बाद जब ये हो जाएगा तब ये राष्ट्रपति इसकी सूचना सदन को देगी और सदन में फिर बिल आएगा और वो बिल क्या होगा, साधारण बिल होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा दोस्तों आर्टिकल 3। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों आर्टिकल 4 की ओर। आर्टिकल 4 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 4 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है इसमें, अर्थात इस अनुच्छेद के तहत, इसमें कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन हुए हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन में अनुच्छेद 368 लागू नहीं होता है। जो भी परिवर्तन हुए हैं उसमें अनुच्छेद 368 लागू नहीं होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा बोलने का बहुत स्पष्ट और सीधा और वाजिब कारण है कि हमारे संविधान में कुछ नियम है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कहता है अनुच्छेद 3 के तहत और अनुच्छेद 2 के तहत और 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत लागू नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, या उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे के बहुत सारे नियम है। तो क्या है, इसमें संशोधन है। इसमें किसकी चर्चा है? याद रखिएगा, संशोधन की चर्चा है। अब सवाल उठता है, ये भी तो संशोधन हुआ, ये भी संशोधन है एक, और ये भी संशोधन है। तो यहां पर दो चीज समझना होगा दोस्तों। संशोधन के 2 सवाल पूछते हैं। अगर इस दोनों सवाल को आप समझ लिए तो आज एक प्रश्न आपका फिक्स होगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। संशोधन से 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे और वहां पर इस तरह के सवाल पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर संशोधन में इस तरह का सवाल पूछे, क्वेश्चन नंबर 1 कि संविधान में संशोधन, अगर क्वेश्चन में यह लिखा हो कि संविधान में संशोधन कितने तरह के होते हैं, संविधान में संशोधन कितने तरह के होते हैं, तब ये इसका आंसर अलग हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दे कि अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तब इसका उत्तर अलग हो जाएगा। अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अगर संविधान में संशोधन पूछ दे तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके उत्तर हो जाएंगे 3। अगर पूछ दे अनुच्छेद 368 के संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, अगर यह सवाल है तो हम लोग उत्तर मारेंगे हमेशा 3। लेकिन अगर अनुच्छेद 368 को लगाकर पूछे कि 368 के तहत कितने संशोधन होते हैं, तो 2। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसी पर। और इस तरह से हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 4 भी कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर, संविधान में संशोधन और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन। सबसे पहले अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन, अगर दोस्तों इस तरह का सवाल पूछा जाए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और इसका बहुत माकूल और सटीक जवाब है। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से अगर सवाल पूछा जाता है तो इसमें 3 तरह के संशोधन होते हैं। इसमें 3 तरह के संशोधन होते हैं। पहला जो संशोधन होता है उसे हम लोग सामान्य बहुमत बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सामान्य बहुमत बोलते हैं। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सदन में लाया गया है उस सदन के सदस्य संख्या व बहुमत देने वाले का 2/3। विशेष बहुमत प्लस जिस सदन में लाया गया है उस सदन की कुल संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वाले का। याद रखिएगा, विशेष बहुमत प्लस जिस सदन में लाया गया है उस सदन का उपस्थित व मतदान का 2/3। ये ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत कर दीजिए। तो संविधान में संशोधन हेडिंग है।
तो इसमें हो गया पहला सामान्य बहुमत, दूसरा हो गया विशेष बहुमत प्लस जिस सदन में लाया गया है उस सदन का उपस्थित व मत देने वाले का 2/3 बहुमत। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। याद रखिएगा, तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। इसे बोलते हैं रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट। याद रखिएगा, रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान में संशोधन एक तो हो गया समान बहुमत, एक हो गया विशेष बहुमत प्लस जिस सदन में लाया गया उस सदन का उपस्थित व मत देने वाले का 2/3 बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। अब सवाल उठता है, अगर ये है तो हम लोगों ने क्या माना? अब यहां से ध्यान देखिएगा कि अगर अभी हम लोगों ने बात किया था अनुच्छेद 4 का, अनुच्छेद 4 में मैंने क्या बोला था? अनुच्छेद 4 में मैंने बोला था अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन क्या है वह अनुच्छेद 368 के तहत मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सामान्य बहुमत से पास होता है, इसीलिए इसे संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए काउंट नहीं किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सिक्किम को फिर कैसे किया? उसके लिए 75वां संविधान संशोधन कैसे आया? 35वां संविधान संशोधन कैसे आया? 36वां संविधान संशोधन कैसे आया? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहां तक हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि संविधान में संशोधन अगर पूछ ले तो 3 प्रकार होते हैं: सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस जिस सदन में लाया गया उस सदन में उपस्थित मत देने वाले का 2/3 बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे 1/2 राज्यों की अनुमति। अब सवाल उठता है कि अनुच्छेद 4 में हमने बताया था कि इसे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह सामान्य बहुमत से पास होता है। दोस्तों ये क्लास कैसा लगा? यहां से आगे हम लोग कल शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अनुच्छेद 368 के संशोधन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।